तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस स्टोरी की जो कुछ दिन पहले हमने उसका पहला भाग किया था। क्रिकेट बैटिंग और इसी किस्म की हर खेल के ऊपर, हर गेम के ऊपर, फुटबॉल, टेनिस, रमी, कार्ड गेम, कैसीनो, ऑनलाइन गेम्स का जो एक नया प्रचलन हुआ है देश में विदेश में, वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी खड़ी कर सकता है। एक खतरा सबसे बड़ा ये लगता है कि आप करोड़ों लोगों का जो डाटा आप ऑनलाइन इन बैटिंग कंपनीज को देते हो, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ और देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खतरे का अंदाज़ा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे नहीं, मेजॉरिटी ऑनलाइन बैटिंग सिंडिकेट चलाने वाले लोग दुबई, अजमान, लंदन, माल्टा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन देशों से चला रहे हैं। और इनमें से बहुतेरे देशों की हिंदुस्तान के साथ नहीं बनती, ख़ास तौर पे पाकिस्तान। कुछ बड़ी स्टोरीज जो सट्टा बाज़ार चलाते हैं, बैटिंग चलाते हैं, उनकी भागीदारी बहुत सारे पाकिस्तानियों से भी है जो दुबई और अजमान में अपने दफ्तर खोल के बैठे हैं। इनके सर्वर भी अजमान और दुबई में हैं। अब देखिए आप, अगर आपका डाटा उन पाकिस्तानियों के थ्रू कहीं ISI या हमारे दुश्मनों के पास पहुंच जाए तो वो क्या नहीं कर सकते। ये खतरे की घंटी है जिसको आज समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो जाए और उसी किस्म का एक मंजर दोबारा हमें देखना पड़े जैसा 1993 में देखा था। जिस तरह से क्रिमिनल स्मगलर नेक्सस के थ्रू मुंबई में इतने बड़े ब्लास्ट करवाए गए, कहीं इस किस्म की वारदातों को फाइनेंस करने के लिए, पैसा भेजने के लिए ISI और उसके साथी इस हवाला रूट का, जो ऑनलाइन रूट है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग हवाला रूट है, बैटिंग का ऑनलाइन रूट, उसके थ्रू हिंदुस्तान में किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आपके खाते में पैसा भेज सकते हैं और हमारी एजेंसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, उसकी जानकारियाँ, उसकी हिदायत दूसरे माध्यम से दी जा सकती। अब आप पूछोगे कि ये डाटा उनके पास कैसे जाएगा? बहुत सिंपल बात है। आप जब कोई भी क्रिकेट बैटिंग साइट ज्वाइन करते हो तो आपको एक ID लेनी पड़ती है। उस ID के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, जब बैंक का खाता नंबर देना पड़ता है। वो इसलिए कि जब ऑनलाइन पेमेंट होती है, गूगल के थ्रू हो, पेटीएम के थ्रू हो, रूपे पे हो या पे हो, इस किस्म की जितने भी हमारे देश के ऐप्स चल रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन से इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए किसी को पैसा भेज सकते हो और कोई आपको पैसा आपके सिर्फ मोबाइल नंबर पे भेज सकता है। और जब आपका मोबाइल नंबर इन स्टोरियों के पास, बैटिंग वालों के पास पहुंचेगा, जब आप ID ओपन करोगे तो आपसे बहुत सारी परमिशन मांगी जाती है। आप कोई भी गूगल पे ऐप खोलो तो आपको 3-4 परमिशन देनी होती हैं। गूगल आपको पूछता है उस ऐप के थ्रू, जो ऐप आप डालते हो, या इस किस्म के जो और भी इंस्टाग्राम है या दूसरे हैं कहीं भी, उनके ऊपर भी अगर आप कुछ ऐप लेते हो तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ देनी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। ख़ास तौर पे बैटिंग ऐप्स के लिए जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे, वो बैटफेयर का हो या जितनी कंपनी चलती हैं, ड्रीम11 हो या ऑरेंज हो या महादेव बुक हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। रमी खेलने का ऐप ओपन करना हो जिसकी
अक्षय कुमार जी ऐड करते हैं, चलो पता खोले। इन सब ऐप को डाउनलोड जब आप करोगे, आपसे परमिशन मांगी जाती है कि क्या आप हमें अपनी लोकेशन देखने को अलाउ करोगे। आप अलाउ करते हो। आपकी फ़ोटोग्राफ इस्तेमाल करने का अलाउ करना पड़ेगा, आप अलाउ करते हो। इसी किस्म की 3-4 परमिशन आपसे ली जाती हैं। और जब वो परमिशन आपने दे दी, आपका वो जुआ खेलने का ऐप चालू हो गया, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो जुआ चलाने वाली कंपनी का अधिकार बन जाता है। उसके ज़रिए उसको आपका अकाउंट नंबर भी पता चलता है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो आपके बैंक के खाते में रिफ्लेक्ट करती है। पैसा आपने भले अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र किया हो, लेकिन वो आपकी बैंक के खाते में नज़र आएगा कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आया, 20,000 आया, 1 लाख आया, या आपके अकाउंट में से 1 लाख गया, 2 लाख गया या 3 लाख गया। उस पैसे की आपके पास कोई दिखाने का रिकॉर्ड नहीं है कि आपने वो पैसा कहाँ से कमाया, क्योंकि वो बेटिंग से है। बेटिंग हिंदुस्तान में बैन है। अगर कल आपको इनकम टैक्स, ईडी या इस किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके बैंक खाते की इंक्वायरी करते हुए कहीं आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो वो आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। वो एक कानूनी कार्रवाई है। लेकिन अगर वो पूरे का पूरा डाटा हमारे दुश्मनों के हाथ में, ये जुएबाज जो जुए के ऐप चलाते हैं, हम कहोगे तीन धर्म तो होता नहीं। कुछ करोड़, सैकड़ों करोड़, 1000 करोड़ के बदले वो पूरा करोड़ों का डाटा अगर बेच देते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो देश के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इतना बड़ा अमाउंट रोज़ का लाखों, 1000 करोड़ रुपए जो जुए में जीत हार में इधर से उधर जाते हैं, वो पूरे का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को वाइट करने का बहुत बड़ा जरिया है। एक बात। दूसरा, जो अकाउंट हिंदुस्तान में तो इस किस्म से चल जाता है, लेकिन अगर आपने बेटफेयर या उसी किस्म की जो इंटरनेशनल जुए की कंपनीज़ हैं, उनके साथ आप अगर अपना खाता खोलते हो, तो आपको इनिशियल पेमेंट जो है वो डॉलर में देनी होगी। तो पहले तो आप इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, और यहाँ पे हमारी सरकार डॉलर बाहर भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। क्राइम गिना जाता है एक तरीके से। अगर आपका डॉलर अकाउंट नहीं है तो आप क्या करोगे? क्या रास्ता है आपके पास? आप हवाले से इंडियन मनी दुबई भेजोगे या कहीं और भेजोगे, वहाँ से उसको डॉलर में कन्वर्ट करवा के वहाँ पे खुले हुए खाते के थ्रू आप वो पैसा बेटफेयर में उसको इन्फॉर्मेशन दोगे आप। और बेटफेयर इंटरनेशनल जुए की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया भर में उनके क्लाइंट हैं, मिलियन बिलियंस में क्लाइंट हैं। एक एक सेकंड में, सेकंड मिनट भी नहीं, एक एक सेकंड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की का जुआ लगता है उस साइट्स के ऊपर। इतना बड़ा पैसा जो हमारे लोग अब दुबई में बैठे हैं, महादेव हो गया, ऑरेंज हो गया, इस किस्म के हज़ारों सैकड़ों लोग हैं जो वहाँ से बैठ के ये धंधा चला रहे हैं। उनके सर्वर अजमान में और दुबई में हैं। कुछ लोगों ने इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम में खोल लिए और फिलीपीन में खोल लिए। और जो स्टूडियोज़ हैं इनके, जैसे एक वो जो रमी गेम चलती है या 3 पत्ता चलता है, उसमें जो औरत बैठ के स्टूडियो में से पत्ता खोलती है, जिसके ऊपर आप बैट करते हो कि अब कौन सा पत्ता खुलेगा, ये खुला तो इतने पैसे, ये खुला तो इतने पैसे। वो आपको साथ के साथ जो ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, वो जो स्टूडियोज़ हैं वो ज़्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया में है। और बेटफेयर का जो मेन उनका जो अड्डा है वो माल्टा में है। तो माल्टा टैक्स हेवन है। तो इस तरीके से आपका पैसा कहाँ गया, रुपी से डॉलर, डॉलर से इंटरनेशनल बाज़ार की एक
बड़ी कंपनी के पास चला गया। ये एक देश के पैसे का पलायन हो रहा है। अगर इसके उल्ट अगर ये धंधा लीगल हो जाता है, जैसे हॉर्स रेसिंग लीगल है, लॉटरी लीगल है, उसी तरह अगर बैटिंग को जो खेल के ऊपर लगाई जाती है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, ये पूरी के पूरी बैटिंग का हिसाब किताब देश में रहेगा, देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, खेलने वाले कभी खेलने से बंद नहीं होते। जुआ जैसे पुराने ज़माने से कहते हैं, ऐसी लत है, ऐसी आदत है, एक बार पड़ जाए तो छूटती नहीं। आदमी जीत के भी हारता है। बहुत से ऐसे केसेस मैं पिछले इतने दिनों से ये सब सट्टेबाजों से, ऑनलाइन बैटिंग वालों से बातचीत कर रहा हूँ, बैटिंग एजेंट से, उनके जो काम देखते हैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो उन सबका कहना है कि सिवाय बैटिंग ऑपरेटर्स के, स्टोरियों के, सट्टाबाजों के अलावा और बहुत कम जीतते हैं। इसमें हार ही हार है। लेकिन ये लोग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड करोड़पति, अरबोंपति बनते जा रहे हैं। बहुत बड़ी गेम है और हमारे कानून से बाहर है, क्योंकि बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अंकुश लगाना तो मुश्किल है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे देशों में जाने की आपकी ताकत नहीं है। वहाँ के देश इसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये सब धंधा लीगल है, कानूनी है। तो बचता क्या है? हमारी आने वाली जनरेशन, यंगस्टर, आप देखो कितने इस गेम में लगे होते हैं। 50-50, 60-60 हज़ार जीतने के बाद भी आखिरी मूवमेंट पे पूरा पैसा फिर लगा देते हैं, इस आस में कि अभी मेरा 50 से डबल होके 1 लाख हो जाएगा। लेकिन जब आखिरी बाजी हारते हैं, जो जीता है वो भी चला जाता है। घोड़ों की रेस में हमने देखा, मैं कम से कम 20-22 ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनका हॉर्स रेसिंग में, घोड़े की रेस में दिवाला निकल गया। इसी तरह सट्टा बाज़ार में बहुत से लोग देखे, 700-700, 800-800 करोड़, 1000-1000 करोड़ हारे, फैक्ट्रियाँ बिक गई, घर बिक गए, कर्जाई हो गए। इसी तरह हमारा यूथ, जिसके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा है, खर्चे पूरे करने हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनने हैं, हीरो बनना है, वो खर्चे पूरे करने के लिए छोटी उम्र से ही जुआ खेलने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये आसानी से पैसा कमाने का साधन है। और जो देश के अंदर इस जुए से ब्लैक मनी घूमती है, कैश का जो वतीरा होता है, वो हमारी इकॉनमी को कमज़ोर करता है। एक राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है कपासन। बहुत बड़ी दरगाह है वहाँ पे, जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह है। जो कपासन की दरगाह है वो अजमेर शरीफ की दरगाह के बाद हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी दरगाह मानी जाती है। लाखों लोग हर महीने वहाँ जाते हैं अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए। एक म्यूनसिपैलिटी का जो काउंसिल होती है, कमेटी होती है, 40-50 हज़ार पॉपुलेशन का छोटा सा कस्बा है। वहाँ पे एक स्टोरी की लॉज है 6 फ्लोर की, और तकरीबन 50 कमरे हैं वहाँ पे, और हर कमरे में 2-2, 4-4 जो आंगड़िया सर्विस वाले होते हैं, कैश में डील करने वाले, वो उसी लॉज में रुकते हैं। उस लॉज के बिल्कुल सामने ऑपोजिट कपासन का पुलिस स्टेशन है। थोड़ी सी दूरी पे DYSP का ऑफिस भी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। और इसलिए ये लॉज ज़्यादा अड्डा बनी हुई है कि वहाँ पे उनको पुलिस का प्रोटेक्शन है, लूट मार होने का खतरा नहीं है। एक एक कमरे से कहा जाता है हर महीने 40-40, 50-50 हज़ार की रिश्वत पुलिस वालों को दी जाती है। ये सब वो लोग हैं जिनके पास
मनी लैंडिंग का लाइसेंस है, ब्याज पे पैसे देने का लाइसेंस है। और देखिए धंधा कैसे चलता है। अपना जो इनका जो डीलिंग्स होती हैं एक हफ्ते की, वो पूरे एक हफ्ते के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाता है और उसके बाद नया अकाउंट शुरू होता है, ताकि लंबी चौड़ी करोड़ों की, मिलियंस की डील कभी किसी अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचे। हर सोमवार को रात के 12 बजे 1 सेकंड के लिए इनके कंप्यूटर, इनका सर्वर बंद होता है। 1 सेकंड के लिए उसका खाली बटन बंद किया जाता है और साथ के साथ चालू कर दिया जाता है। जैसे ही बंद होता है आपका पूरे एक हफ्ते का अकाउंट क्लोज हो जाता है। जैसे ही फिर चालू करते हो आपका नया अकाउंट चालू हो जाता है। इतनी प्रिकॉशन ये लोग लेते हैं कि कहीं कोई पकड़े भी गए तो एक हफ्ते से ज़्यादा का नुकसान हमारा नहीं हो, और पेमेंट एकदम आपको टाइम पे मिलेगी। आपने जितना पैसा उस किसी भी गेम पे लगाया, जिस स्टोरी के थ्रू लगाया, जिस बैटिंग एजेंट के थ्रू लगाया, जिस कंपनी के थ्रू लगवाया, अगर आपको कैश में पेमेंट चाहिए तो दूसरे दिन पूरे 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच बीच हिंदुस्तान में कहीं भी वो पैसा आपको आंगड़िया के थ्रू हवाला रूट से मिल जाता है। खाली आपको उस शहर में, जिस शहर में भी आप रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, वहाँ पे जो उनके आदमी बैठे हैं उनको जाके अपना मोबाइल फ़ोन का नंबर चेक करवाना होता है। वो जो पेमेंट करने वाला आदमी है, जो आपने पैसा जीता है, वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो आदमी आंगड़िया जिसको कहते हैं आपको फ़ोन करेगा आपके नंबर से, जो नंबर उनके अकाउंट में आपने दिया हुआ है। अपनी आईडी जिस नंबर पे ली हुई है, आपके हाथ में पकड़े फ़ोन की घंटी बजेगी, वो आदमी समझ जाता है यही आदमी है जिसकी आईडी है, आपको इमीडिएटली कैश आपके हाथ में दे देगा। हज़ारों करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी रोज़ ये बैटिंग के जो सट्टा बाज़ार, जो ये लोग गेम्स के ऊपर, खेलों के ऊपर सट्टा लगाते हैं, हज़ारों करोड़ों, लाखों करोड़ों की लेन देन पूरे हिंदुस्तान में रोज़ कैश में होता है। हमारी सरकार कहती है कैशलेस सोसाइटी। अब जब हज़ारों लाखों करोड़ों का लेन देन एक ही फील्ड से, एक ही तरीके से आता है रोज़ का, तो कहाँ से हमारी कैशलेस सोसाइटी हो जाएगी, कहाँ से हमारी डिजिटल पेमेंट हो जाएगी? ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करवाना है वो भी करवा के देते हैं, अगर आपको कैश चाहिए तो आपको कैश मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो आपका डाटा पूरे देश में से, आप अंदाज़ा लगा लिए, जहाँ 35-40 करोड़ लोग जुआ खेलते हैं किसी ना किसी गेम पे, और वो सब के सब अडल्ट हैं, बड़े हैं, 14-15 साल की ऊपर की उम्र के हैं। हमारी यंग जनरेशन है, उसके बाद बड़े लोग हैं, औरतें और छोटे बच्चे कम होंगे। लेकिन जब इतने करोड़ों लोगों का डाटा किसी के पास, दुश्मन के पास पहुंच गया, तो वो क्या करेगा? अब ISI को अगर कलकत्ता में गड़बड़ करवानी है, वो आपका डाटा जो है, जो स्टोरियों से खरीदा हुआ है, या हैकिंग करके निकाल लिया कहीं से, उस डाटे में देखेंगे कि कलकत्ता में कौन कौन लोग हैं, उनको कांटेक्ट करेंगे, इमीडिएटली ऑनलाइन वो आपका पैसा ट्रांसफ़र करवा के उनकी कलकत्ता में पेमेंट हो गई। मुंबई में करवाना है वो करवा देंगे, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है, हवाले से पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी है, जिसको हमारे आने वाली जनरेशनों को बचाना चाहिए। हमारे जो आधार कार्ड की डिटेल्स, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल, हमारे पैसे का लेन देन, सब उन लोगों के हाथ में चला जाएगा। इससे बचने की ज़रूरत है। यूथ को इस जुए की जिल्लत से निकालना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में इसके साथ जुड़ी हुई और खबरें लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।